हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जब यूनिट वाइज डिवाइड होता है तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में यही आता है। अब ये जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है वो देख रहे हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्पेशली देखेंगे। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो किस तरह बनता है, उसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। ये जो चैप्टर अभी अपन पढ़ेंगे, इसके टॉपिक पढ़ेंगे, ये आने वाले जो चैप्टर है उन सबका बेस है। अपन शॉर्ट में जो चीज़ें अभी इसमें पढ़ने वाले हैं वो आगे चैप्टर वाइज अपन डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आपका पूरा ओवरव्यू, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। फिर इंडिविजुअल टॉपिक हम डिटेल्स में अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, सबसे पहले मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखो, लॉ तो बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग तरह के लॉ होते हैं। ये स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्या लिखा है? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच determines the situation in which promises made by the parties to the contract shall be legal binding on them। मतलब ये एक पूरा जो लॉ होता है उसका एक ब्रांच है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टी जब कोई प्रॉमिस करती है तो उनकी लीगल बाइंडिंग क्रिएट होती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उससे रिलेटेड हम सारी सिचुएशंस यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पीपल हु आर इंगेज इन ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। देखो, आजकल अपन कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, हर चीज़ में आपको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज मैनी ऑफ द ट्रांजेक्शन सिचुएशन आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली तो सभी ट्रांजेक्शन बिजनेस में क्या होते हैं, जो अपन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का अपने को पता होना चाहिए, रूल रेगुलेशन, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके लिए डेफिनेशन समझिएगा। देखिए, नॉर्मल इसके अंदर दो तीन चीज़ें हम देखते हैं। पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज लॉ विल इन्फोर्स। मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब इसमें अपन जब डिटेल देखेंगे तो दो चीज़ें, देखो नीचे लिखा हुआ भी है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट क्या होता है उसकी भी अपन अभी डेफिनेशन देखेंगे। और द एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब अगर आपने काम पूरा नहीं किया तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, लीगल कार्रवाई कर दूंगा कि साहब आपको ये काम करना पड़ेगा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो लीगल बाइंडिंग क्रिएट होती है, तभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। अब ये जो चीज़ है ना, इम्पॉर्टेंट जो आपके सेक्शन है वो आपको याद होने चाहिए। तो एक बार तो इनको समझ लीजिए, बाद में आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो किस में है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ दिस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 जो आपके 1872, देखो ऊपर लिखा है ना, इसमें जो एक्ट है, इसमें जो सेक्शन है 2H, उसमें डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू पोलाक, इन्होंने भी देखो वही लिखा है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो वही चीज़ बता रखी है। अब मैंने आपको बताया इसमें दो चीज़ें हमने कंसीडर करी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो यहाँ देखिए लिख रखा है, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल भी होना चाहिए, जिसे लागू करवाया जा सकता है। आपने काम पूरा नहीं किया, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, आप पे केस कर दूंगा, आपको करना पड़ेगा, वो होता है इन्फोर्सिबिलिटी।
अब एग्रीमेंट क्या होता है वो सेपरेट देख लेते हैं। देखो, कोई भी अपन किसी को प्रॉमिस करते हैं ना, तो प्रॉमिस जब होती है तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। मैंने आपको ऑफ़र किया कि आप ये मोबाइल 10,000 में ले लीजिए, तो ये मेरा ऑफ़र है, मतलब प्रपोज़ल है। आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, मैं लेने को तैयार हूँ। ये होती है एक्सेप्टेंस। तो जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता है तो वो एग्रीमेंट बनता है। अभी वो एग्रीमेंट ही बना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कैसे? जैसे आपने प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है सर, मैं 10,000 दे दूंगा। अब आपने मुझे 10,000 दिए, मैंने आपको मोबाइल नहीं दिया, तो आप कोर्ट में चले जाओगे, पुलिस में केस कर दोगे, बोले कि सर इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था और पैसे भी ले लिए, नहीं दिया। ठीक है, चलो पैसे भी नहीं दिए आपने, अभी तक पैसे भी नहीं दिए, बात ये थी कि आप मोबाइल दोगे मैं आपको पैसे दूंगा, और मैंने देने से मना कर दिया, तो भी वो क्या है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आप कोर्ट में जाओगे, सर इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मोबाइल देंगे, मैं इनको 10,000 दूंगा, अभी मना कर रहे हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब एग्रीमेंट है और वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए। चलो एग्रीमेंट की डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2E में दे रखी है। वो 2H था, ये 2E। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस या एक सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस हो सकती है जिसमें आप एक दूसरे को कुछ लेने देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हो, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, promise is defined as when the person to whom the proposal is made significance is assent that। अब देखो, एक तो होता है ऑफर, प्रपोजल, तो वो प्रपोजल या ऑफर प्रॉमिस तब माना जाता है जब वो क्या होता है, वो एक्सेप्टेड हो जाता है। देखो, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है, अपनी एसेंट, मैंने आपको कहा ये मोबाइल ले लीजिए, आपने क्या कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, तो आपने अपनी एसेंट दिखा दी कि भाई हाँ ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेड हो गया, तभी वो प्रपोजल बनता है, सॉरी प्रॉमिस बनता है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो देखो, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो प्रॉमिस और एग्रीमेंट एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। प्रॉमिस और एग्रीमेंट एक ही चीज़ है। प्रॉमिस या एग्रीमेंट कैसे बनता है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब एग्रीमेंट आ गया समझ में। फिर दूसरा मैंने कहा इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होना चाहिए। देखो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ only when it create legal right and obligation of the party। अभी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब ये होता है, हमने कोई प्रॉमिस की, अगर उसमें लीगली आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहे हैं। राइट्स का मतलब, तो जैसे मोबाइल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो अब मेरा राइट है कि भाई मोबाइल आपको दूंगा तो मेरे को 10,000 रुपये ले सकता हूँ मैं आपसे, ठीक है, और ऑब्लिगेशन मेरी ये है कि मुझे आपको मोबाइल देना पड़ेगा। तो राइट और ऑब्लिगेशन जब क्रिएट होते हैं तभी वो इन्फोर्सेबल माना जाता है। देयरफॉर द एग्रीमेंट विच डज नॉट गिव राइज द लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। किसी एग्रीमेंट में अगर लीगली राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो केवल एग्रीमेंट ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में अपन आगे और देखेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे क्या देखा आपने कि सबसे पहले एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली चीज, प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टी सिंगुलर, एक सिंगल पार्टी नहीं हो सकती, दो या दो से ज़्यादा पर्सन या पार्टी होना ज़रूरी है।
कोई सिंगल पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एक बंदा प्रपोजल करेगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, तभी तो बनेगा। तो कम से कम 2 पर्सन या पार्टी होनी चाहिए। कोई भी पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेकंड, एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले मैंने कहा था एग्रीमेंट होना जरूरी है। मतलब वही प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होता है। एक पार्टी प्रपोजल करेगी, दूसरी उसे एक्सेप्ट करेगी, तभी वो एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट इन्फोर्सिबिलिटी अगर उसमें है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। थर्ड, एसेंशियल टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था वो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है। अब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कब होता है? जब लीगल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। तो कई बार हम एग्रीमेंट जब करते हैं तो वो नॉर्मली फ्रेंडली या सोशल या आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं। ऐसे ही मेरी बच्ची है, मैंने उसे प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुझे अभी नेक्स्ट वीक साइकिल दिलाऊंगा। ठीक है, अब सपोज मैंने उसे नेक्स्ट वीक साइकिल नहीं दिलाई, तो वो मुझ पर केस कर देगी क्या कि भाई पापा ने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस तोड़ दिया, तो मेरे को केस नहीं। वो एक क्या है, फैमिली एग्रीमेंट है। उसमें मेरी जो इंटेंशन थी वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी। ठीक है ना, वहाँ पर लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो वो केवल फैमिली एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, देखो, ए हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ ए हाउस होल्ड अलाउंस ऑफ 3000 पर मंथ। एग्जाम्पल दे दीजिए, सपोज आपके पिताजी हैं, वो ड्यूटी करके अपने शॉप से या कहीं से आए शाम को उन्होंने कहा भाई लाओ भाई खाना वाना लाओ। उन्होंने आपकी माताजी ने चपाती पकड़ाई और वही खा लीजिए। बोले कि सब्जी कहाँ है भाई? तो आपको माताजी गुस्सा आ गया, आप पैसे दे के नहीं जाते हो, ठीक है, मैं कहाँ से लाऊं सब्जी, आप इतना लेट आते हो, आप भी नहीं लेके आते, तो खाओ ये। तो वो आपके पिताजी कहते हैं भाई नाराज मत हो, मैं तेरे को हर महीने का 3000 रुपये दूंगा, तो भाई घर के खर्चे इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें परचेज कर लेना। हो गई प्रॉमिस? कि पक्का प्रॉमिस? का हाँ प्रॉमिस। अब लेटर ऑन द पार्टी सेपरेट, बाद में सपोज वो पार्टी सेपरेट हो गई, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहने लग गए। द हस्बैंड डिड नॉट पे द अमाउंट। अब हस्बैंड ने पेमेंट देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। द वाइफ शूड फॉर द अलाउंस बट द कोर्ट सेज that such an agreement was outside the definition of contract। कोर्ट कहता है कि भाई जो आपको पहले प्रॉमिस किया गया था 3000 का, वो एक फैमिली एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। उस समय जो आपसे एग्रीमेंट किया गया था वो केवल और केवल पर्सनल था, उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी मतलब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। ये अलग बात है, एक्सेप्शन होता है कि हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, बाद में उन्होंने लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई आप मेरे को महीने का रहने का जो अलाउंस वगैरह कुछ है वो 10,000 दोगे, जो भी, वो अलग होता है, वो लीगली होता है। वो नहीं दिया तो फिर आप पे इन्फोर्सेबल होता है। लेकिन फैमिली आपने बिना लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किए वहाँ अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कहने का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब आप कर रहे हो उसे तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपके सपोज आप कॉलेज जा रहे हैं और आपने कहा अपने फ्रेंड को कि भाई मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, कि ठीक है आ जा, और फिर आप बिना ले और कॉलेज चले गए, तो आपका दोस्त आप पे केस कर देगा क्या? कह रहे ये इसने मुझे प्रॉमिस किया था लेके लेने आऊँगा, ये आया नहीं, वो केवल फ्रेंडली एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वहाँ उसकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है। फोर्थ, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो 2 पार्टी हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी हैं, उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हर पर्सन कैपेबल है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? तो उसके अंदर देखो ये दे रखा है, एक तो देखो ही इज ए मेजर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेजर पर्सन, मतलब 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। अब ये एक चैप्टर है, ये अपन जो पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर डिटेल में अपन आगे देखने वाले हैं। एक ही इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड पर्सन मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
वो उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट जो है उस पे ऑन पे वो समझ सकता है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो साउंड माइंड होता है। और जो ये नहीं समझ पाता कि क्या सही है क्या गलत है, इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अनसाउंड माइंड माना जाता है। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, साउंड माइंड होना चाहिए। अब इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे, साउंड माइंड का क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो एक चैप्टर है सेपरेट। He is not disqualified from the contracting by the any law to which he is subject. जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है और उस लॉ में आप डिसक्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो अब वो दिवालिया हो गया, कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी किसके अंडर होती? कोर्ट के अंडर। कोर्ट उसे क्या करता है? ऑक्शन करता है, सेल करता है, और जो पैसा होता है उसके क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप डिसक्वालीफाइड होते हो, तो वहाँ पर आप में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आप मेजर पर्सन होने चाहिए और साउंड माइंड होने चाहिए, और आप में कॉन्ट्रैक्ट डिसक्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल दे रखा है, ए माइनर बोरोड 10,000 रुपीज फ्रॉम बी फॉर ए मंथ, और बी कैन नॉट क्लेम द रीपेमेंट फ्रॉम ए बिकॉज ए इज माइनर और इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर है, उसने आपसे 10,000 रुपीज़ क्या ले लिए? लोन ले लिया, उधार ले लिए, तो आप उससे वापस क्लेम नहीं कर सकते रीपेमेंट के लिए कि ला भाई मेरे 10,000 रुपये। नहीं, कोर्ट ये कहेगा कि भाई वो बच्चा था, आपने क्यों दिए उसे? वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, आपने उसे क्यों दिए? तो आप 10,000 उससे नहीं ले सकते। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो इस चैप्टर में डिटेल में अपन आगे देखेंगे। ठीक है, फिर कंसेंट एंड कॉन्शंस एड आइटम। देखो क्या होता है, कंसेंट होना ज़रूरी होता है। मतलब जैसे मैंने आपको कोई प्रपोजल किया, ऑफर दिया, तो आप अपनी कंसेंट शो करोगे कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तो कंसेंट होना चाहिए। लेकिन कंसेंट भी सेम थिंग और सेम सेंस में होना चाहिए। देखो क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्ट इज द एसेंस ऑफ कंसेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज are said to have free consent when they agree upon the same thing and same sense। मतलब जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, तो वो ऑफर जिस सेंस में मैं कर रहा हूँ उसी में आपको समझ में आना चाहिए और उसी में एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मेरे पास में 2 मारुति कार हैं, ठीक है, इसमें देखो दे रखा है, अमित के पास 2 मारुति कार हैं, एक तो रेड है और एक वाइट है। He offers to sell one of his car to विनोद। अब विनोद को उसने कहा कि भाई मैं अपनी एक कार बेचना चाहता हूँ। अमित wants to sell the red car। अब अमित तो रेड कार बेचना चाहता है, while विनोद accept the offer believing that it is white। अमित तो रेड कार बेचना चाहता है और विनोद क्या समझ रहा है कि वो व्हाइट वाली जो नई लेके आए ना वो बेच रहे हैं। Here the Amit and Vinod are not thinking and agreeing the same sense। वो रेड वाली के लिए कह रहा है, मतलब वो कह रहा है मेरी कार ले लो, वो रेड वाले की मन में सोच रहा है। वो अमित जो परचेज करने, विनोद जो परचेज करने वाला है, वो वाइट वाले के बारे में सोच रहा है। तो दोनों गलतफहमी हो रही कि नहीं हो रही? तो वो आपका कंसेंट नहीं माना जाता। हैंस नो कंसेंट इज देयर, देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। तो जो कंसेंट है वो सेम थिंग और सेम सेंस में होना चाहिए, इसे कॉन्शियस एड आइटम कहते हैं। ठीक है ना। फिर है फ्री कंसेंट। अच्छा, फ्री कंसेंट का क्या मतलब है भाई? कंसेंट का मतलब तो देख लिया, आप अपनी सहमति दिखा रहे हो कि ठीक है साहब मैं राजी हूँ। लेकिन फ्री मतलब किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कंसेंट शुड बी फ्री फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फर्स्ट। मतलब फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी? जब या तो उस पर कोएर्सन ना हो। कोएर्सन ये डिटेल में, ये भी चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। कोएर्सन मतलब होता है फिजिकली फोर्स। अरे आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के कहा कि तेरी कार मुझे 100 रुपये में बेच। अरे भाई 10 लाख की कार है, 100 रुपये में बेच। लेकिन आपकी कनपट्टी बंदूक, आपने कहा जान है तो जान है।
आपने लिखा कि ठीक है राजी में, अब बाद में आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं साहब इसने तो मेरे से क्या करा था, जोर जबरदस्ती करी थी। अरे साहब कुछ नहीं, ये देखो आप लिख के दिया है इसने, 100 रुपये में कार दे रहा है, कोर्ट में जा सकते हो क्या? नहीं, कोर्ट कहेगा नहीं, आपने फिजिकली फोर्स यूज़ किया था, वहाँ फ्री कंसेंट नहीं थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये होता है मेंटली प्रेशर होता है आप पे, ठीक है, मोरली प्रेशर होता है। कोर्सन में तो फिजिकली है, ठीक है, कि भाई आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो चीज़। यहाँ पर क्या होता है, वो आपको डरा या धमका नहीं रहा अंडर इन्फ्लुएंस में, लेकिन बस वो इस पोजीशन में होता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी विल को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिताजी हैं, वो कहते हैं मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतने पैसे खर्च कर दिए, तू मेरे को क्या करेगा कमा, लिख के दे तू मेरे को यहाँ पर कि भाई जब तू बड़ा होकर नौकरी लगेगा तो मुझे 10 लाख रुपए देगा। क्या कहोगे आप? नहीं लिख रहा मैं तो, कहोगे क्या? नहीं। आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप अपने पिताजी को मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो आप पे ऐसा कुछ फिजिकली प्रेशर नहीं कर रहे कि नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं, उन्होंने भावनात्मक तौर पे कहा कि तू क्या करेगा, मैं भी तेरे लिए कर रहा हूँ ये, कि ठीक है बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेरा आपको ना 25 लाख रुपए दूंगा मैं, ठीक है, जैसे ही होगा मैं कमा के और आपको 25 लाख रुपए दूंगा। तो वो आपने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। अब इसे डिटेल में अपन आगे और पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज आप किसी स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं उनके शिष्य हो आप, और उनके प्रवचन सुनने जाते हो, मोह माया में कुछ नहीं है ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है साहब, बिल्कुल आप वहाँ पर मोह माया से दूर हो गए। अब उन्होंने कहा भाई साहब जयपुर के पास बेटा तेरी ये जो थोड़ी प्रॉपर्टी है ये आश्रम के नाम कर दे, तो आप वहाँ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब वो आपकी मोह माया कुछ नहीं है। अब ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गुरु जी ने आप पे, लेकिन उन्होंने क्या करा, बस आप उनको मना करने की पोजीशन में नहीं थे उस समय, ठीक है। तो वो मोरली प्रेशर होता है, वो अंडर इन्फ्लुएंस होता है, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। एक फ्रॉड, फ्रॉड मतलब आपसे धोखेबाजी करी है। धोखेबाजी मतलब या तो कोई जानबूझकर आपको गलत डेटा बताया है, या फिर कुछ डेटा आपसे छुपाया है जानबूझकर, वो फ्रॉड में आता है। एक मिस रिप्रेजेंटेशन भी होता है, देखो दोनों में एक जैसा ही होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आपको गलत चीज़ें बता रहे हैं, फैक्ट्स गलत बता रहे हैं, गलत बता के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। फ्रॉड में गलत वो जानबूझकर बता रहा है, ठीक है, आप उसका पर्पस आपको धोखा देना होता है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वो आपको गलत तो बता रहा है लेकिन जानबूझकर नहीं बता रहा, जो उसे पता है वही चीज़ वो बता रहा है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ उसका पर्पस आपको धोखा देना नहीं होता, लेकिन फिर भी बता वो आपको गलत ही रहा है। मिस्टेक, मिस्टेक के अंदर कोई लॉ की मिस्टेक भी होती है, फैक्ट की मिस्टेक भी होती है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें फैक्ट गलत लिख दिया, गलती से मिसप्रिंट वगैरह हो जाती है ना, या गलती से आपने कोई लॉ वगैरह ब्रेक कर दिया, तो वो मिस्टेक होती है। तो ये कंडीशंस जो 5 हैं इनमें फ्री कंसेंट नहीं माना जाता, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तभी वो फ्री कंसेंट माना जाता है और तभी एग्रीमेंट बनता है। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, Manoj threatens to kill Ashok if he does not sell his car of ₹100. The contract is caused by coercion, therefore it is not valid. ये बता चुका मैं आपको, कार 100 रुपये में खरीद रहा है, आपको डरा कर मारने की धमकी देके, तो वो वॉइड रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। अरे भाई मैं आपको कार दे रहा हूँ तो आप मुझे क्या दोगे, पैसा दोगे, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो जनरली क्या होता है, देखो जनरली एवरी एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोज्ड बाय द कंसीडरेशन। भाई कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके भी एक्सेप्शन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कंसीडरेशन होना ज़रूरी नहीं होता, वो हम आगे इसका भी एक इंडिविजुअल चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो देखो an agreement without consideration is generally void. एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, देखो अंता promised to sell his house for 10 lakh to Banta. Here the house is the consideration for Banta, in return his promise to pay 10 lakh, है ना भाई, आप मुझे कर दोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। तो वो प्रॉमिस 10 लाख रुपए का जो प्रॉमिस है उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, घर, वो कंसिडरेशन माना जाता है। फिर उसके बाद
लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन, देखो कंसीडरेशन होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, देखो एन एग्रीमेंट फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरुआत से वॉइड होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब इनिशियल जब एग्रीमेंट हो रहा था तभी से वो वॉइड माना जाता है, वो कभी वैलिड होता ही नहीं। ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें देखो दे रखा है एन एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब इसका भी एक इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशन। इफ इट यानी एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने रोक लगा रखी है। एक इट डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कोई भी लॉ है उसका प्रोविजन आप तोड़ रहे हो। इट इज फ्रॉडलेंट मतलब धोखेबाजी कर रहे हो। इट इन्वॉल्व और इम्प्लाई द इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है। द कोर्ट रिगार्ड इज इट एज इमोरल, कोर्ट ने उसे अनैतिक, इमोरल बता रखा है कि नहीं ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। द कोर्ट रिगार्ड एज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, कोर्ट कहता है कि नहीं ये पब्लिक पॉलिसी के मतलब जनहित में नहीं है। कोई भी काम आप ऐसा करते हो जिससे पब्लिक को नुकसान होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो भी पढ़ेंगे अपन। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वॉइड एग्रीमेंट अलग होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, जो चीज़ शुरुआत से वॉइड होती है वो तो वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब वो बना था कॉन्ट्रैक्ट, जब तो वैलिड था, वो बाद में किसी रीजन से क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो ध्यान रखना, वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से वॉइड होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड नहीं होता, वो पहले सही होता है, बाद में कुछ सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं तो उससे वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो दे रखा है, अंता प्रॉमिस टू बंता टू पे 1 लाख फॉर द मर्डर ऑफ संता, के भाई संता को मार दे मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। द किलिंग ऑफ अनदर पर्सन इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड होता है ना, आईपीसी के अंदर वो पनिशेबल, देयरफॉर द प्रॉमिस इज अनलॉफुल एंड वॉइड। फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, देखो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी से प्रॉमिस कर रहे हो तो उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है कि देखो अशोक एग्री टू पे 5 लाख टू दिलीप फॉर द अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन फ्रॉम हिज ड्राइंग रूम। अशोक ने एग्रीमेंट किया 5 लाख रुपए ले और मेरे जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर क्या करोगे, अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन कर देना। अब अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी गई भी इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो वो तो गांव से आया हुआ था, अच्छा खासा वो जो है ना वाइट पेंट लाया और कर दिया, ये लो साहब हमारे गांव में तो ये अल्ट्रा मॉडर्न होता है, कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा मॉडर्न इज नॉट सर्टेन। तो कोई भी जब एग्रीमेंट होता है इस तरह का अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन का, तो उसमें चीज़ें मेंशन होनी चाहिए भी, कौन सा कलर होगा, किस तरह का होगा, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देखो कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पॉसिबल होना भी तो ज़रूरी है। जैसे कोई आए, कोई एक जो मतलब जैसे एक बाबा आया कि भाई मैं तेरे घर में खजाना खोद के बताऊंगा। अरे खजाना कहाँ खोदोगे भाई यहाँ पर, तो वो पता है कि भाई हाँ इम्पॉसिबल है कि ऐसे खजाना थोड़ी निकलता है कहीं, वो निकलता तो बाबा जी यहाँ क्यों आते, वो हर जगह खोद के अपने खुद ही अमीर बन जाते। तो देखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एन एग्रीमेंट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द वर्क टू बी डन इज पॉसिबल टू बी परफॉर्म, वो काम करना पॉसिबल होना चाहिए। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट वॉइड, कोई इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एग्रीमेंट कर रहा है तो वॉइड होगा। जैसे देखो ये एग्री टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द एक्ट इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर एग्रीमेंट
नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कोर्ट ने डिक्लेयर वॉइड कर रखे हैं, कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट है, इसका भी एक चैप्टर देखेंगे अपन। तो अगर डिक्लेयर ही वॉइड कर रखे हैं कि भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो एन एग्रीमेंट which possess all the essential of valid agreement is generally valid contract. However, an agreement is expressly declared void by the law of the country is void. सारे एसेंशियल पॉइंट है लेकिन फिर भी कोर्ट ने क्या कर रखा है, उसको वर्ड बता रखा है, तो फिर वो वर्ड ही माना जाएगा, वैलिड नहीं हो सकता। एक कंप्लेंट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, देखो वैसे तो अपन देखेंगे कि एग्रीमेंट ऑरली बोल गया, जैसे सर आप आए मेरे, सर मुझे ये कोचिंग करनी है, तो ठीक है ये फीस है, आपने मुझे फीस दी, मैं आपको पढ़ाने लग गया, सपोज बीच में मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, बोला लिखित में नहीं है, रिटर्न में कहीं नहीं है, क्या है क्या नहीं, नहीं वो ऑरली भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। या मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और आपने मुझे फीस नहीं दी, तो मैं फीस के लिए आप पे क्लेम कर सकता हूँ। बोला कि सब कहाँ लिखने में कॉन्ट्रैक्ट तो कहाँ हुआ था, हमारा नहीं हुआ था ना, नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मैं आप पे फीस के लिए क्लेम कर सकता हूँ। तो ऑरली भी होता है, रिटर्न भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, अभी देखेंगे आगे इसके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी होती हैं, और अगर वो लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती तो कोर्ट उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता और वो इन्फोर्सिबल नहीं बनता। जैसे आप कोई घर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो भैया आप किसी को पैसा दे रहे हो या कुछ एग्रीमेंट, तो आपका रिटर्न में होना चाहिए, नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होती है जब ही वो चीज़ें मानी जाती हैं। तो देखो एक कॉन्ट्रैक्ट में भी इन रिटर्न और ऑरल, रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है होने में, तो बाय सिग्नल, सिग्नल से भी हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद एनी मोड विद हैव ए सेम लीगल इफेक्ट, सेम लीगल इफेक्ट, देखो लिख के करो या बोल के करो, सेम लीगल इफेक्ट होता है, बट इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी टू हैव द कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न। लेकिन फिर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो रिटर्न में होना चाहिए, ताकि आगे फिर उसको अपन साबित कर सकें। तो एक तो ये एसेंशियल पॉइंट्स अपन ने सारे पढ़े, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें अपन ने क्या देखा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, एग्रीमेंट में ऑफर प्लस क्या होती है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है। फिर उसके बाद हमने वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स, ये 12 एलिमेंट्स, ये 12 के 12 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, और यही सारे एलिमेंट्स को डिटेल में चैप्टर वाइज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार इसे कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूर, और इसको नोट्स वगैरह जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर भी आप अपने रजिस्टर में इनको लिखिएगा अपने हाथों से, ताकि वो और अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो अपने नोट्स अपने हाथों से रजिस्टर में बने हुए होने चाहिए, वो ज़्यादा समझ में आते हैं। थैंक यू।